नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको विज्ञान कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी और आरबीएसई की जो बुक्स चलती हैं उनसे बनाए हुए बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स के बारे में हम आपको उनके माध्यम से पढ़ाएंगे और आपके लिए ये नोट्स बहुत ही कीमती होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा छोटा बना रहे हैं। अगर इस वीडियो को आप बहुत प्रोत्साहन देते हैं और हमारा उत्साह वर्धन करते हैं तो आगे पूरी की पूरी एनसीईआरटी कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की विज्ञान और कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की राजस्थान अध्ययन आपको बिल्कुल शानदार तरीके से कराई जाएगी और उनसे बाहर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बिल्कुल सीधे के सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, ये हमारा आपसे वो वादा है। तो आइए शुरू करते हैं। विज्ञान कक्षा 6 कक्षा 6 की विज्ञान है। आइए इसमें शुरू करते हैं हम। तो भोजन के दो स्रोत हैं। दो स्रोत यानी हमें भोजन दो स्रोतों से प्राप्त होता है, एक तो जंतु से, एक पादप से। तो ये भोजन के दो स्रोत हो गए। दालों से हमें प्राप्त होता है प्रोटीन। जी हाँ, दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं, अनाजों से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है जिससे हमें अत्यधिक ऊर्जा मिलती है। अत्यधिक ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है। अंडे में कैल्शियम और प्रोटीन होता है। अंडे में क्या होता है? कैल्शियम और प्रोटीन होता है। दाल फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त होती है, यानी कि दाल एक बीज है। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, वृद्ध मात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक। वृद्ध मात्रिक भी दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक को याद रखने का तरीका है कि पहले पढ़ाई करो, पहले करो पढ़ाई, यानी कि ना पढ़ाई करो, N2P और K। दूसरे मात्रिक यानी कि वृद्ध मात्रिक में जो दूसरा प्रकार है द्वितीयक, उसमें है कार मांगे स्कूटर, CAMG और S। सूक्ष्म मात्रिक में है आपके ZN CUMN FE BMO CL और NI यानी कि निकल। तो ये आपके हो गए सूक्ष्म मात्रिक। आगे बात करते हैं, वायु में उपस्थित CO2 रंध्रों के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करती है। रंध्रों के द्वारा प्रवेश करती है पत्तियों में CO2। आगे बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से CO2 बनता है जो स्टार्च के रूप में पौधों में संग्रहित रहता है। पत्ती में आयोडीन की बूंदें डालने से पत्ती का रंग हो जाता है गहरा नीला। इसे कहते हैं स्टार्च परीक्षण, यानी कि आयोडीन की बूंदें अपन डाल दें तो स्टार्च आयोडीन से क्रिया करके यहाँ भी नीला रंग देता है, इसे स्टार्च परीक्षण कहते हैं। स्टार्च के ऊपर आयोडीन की बूंदें डालेंगे तो वो स्टार्च परीक्षण हो जाएगा। परजीवी का उदाहरण है अमरबेल या कस्कुटा। परजीवियों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो अमरबेल या कस्कुटा में भी क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित नहीं पाया जाता है। तो आगे बात करते हैं, परजीवी अपना भोजन जिस वृक्ष या पादप से करते हैं उसे परपोषी कहते हैं, यानी कि परजीवी जिससे अपना भोजन करते हैं उसको परपोषी कहते हैं। कीट बक्सियों के आगे उदाहरण की बात करते हैं तो ड्रोसेरा डायोनिया, घटपर्णी और यूट्रिकुलेरिया आपके कीट बक्सी हो गए। घटपर्णी में जो पत्तियां हैं वो घड़े या घट का रूप धारण करती है, यानी कि पत्तियां घड़े या घट में रूपांतरित हो जाती है। ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति कीटों द्वारा होती है। मृतजीवियों की बात करते हैं तो मोनोट्रोपा, छत्रक, म्यूकर और एगेरिकस कवक आपके मृतजीवी है। बात करते हैं सहजीवी तो लाइकेन शैवाल है। कवक और शैवाल का एक सहजीवी का उदाहरण है जिसमें कवक है और शैवाल है, लाइकेन। अब इसमें शैवाल में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होता है। शैवाल में तो क्या होता है आपका क्लोरोफिल या पर्णहरित होता है, जबकि कवक में नहीं होता है। तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है क्योंकि इसमें पर्णहरित होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि भोजन देता है और कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है। तो इस तरह से ये एक सहजीविता का उदाहरण आपका बन जाता है। आगे बात करते हैं अपन कि जिन वस्तुओं के अस्पष्ट या धुंधला देखा जाता है उसको पारभासी कहते हैं। कपास का बीज कहलाता है आपका बिनोला। आगे बात करते हैं, कपास को बीजों से पृथक करना कपास ओटना कहलाता है। पटसन से जूट प्राप्त करने के लिए पुष्पन अवस्था में ही काट लेते हैं इसको। मूंज का वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम है सेकेरम मूंजा, जो नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू और अजमेर में होती है। आगे बात करें, कताई की दो विधियां हैं, हस्त तकवा जिसे तकली भी कहते हैं और चरखा। बुनाई की विधियां हैं वीविंग और नीटिंग। एकल धागे से वस्त्र निर्माण को नीटिंग और दो शेड से बनाते हैं तो उसको वीविंग। वी यानी दो और एन यानी एक। तो इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं। बंदेज के लिए राजस्थान और गुजरात ये प्रसिद्ध है। सूती कपड़ा कपास से बनता है और ये लट्ठा, रूबिया, वायल, पापलिन, मलमल ये सूती कपड़े के आपके उदाहरण है। जानतव रेशे या एनिमल फाइबर्स हैं। ऊन और रेशम ये आपके जानतव रेशे हैं, एनिमल फाइबर्स। ऊन का निर्माण होता है कटाई, अभिमार्जन यानी कि उसकी सफाई, चिकनाई और धूल को हटाना।
फिर छटाई, फिर बर को अलग करना, रंगाई और फिर रीलिंग। बर कहते हैं उसके बालों को। आगे बात करते हैं रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर के बारे में अपन बात करते हैं। तो मादा कीट शहतूत के पौधे पर अंडा देती है, शहतूत के पौधे पर अंडा देती है। इस अंडे से इल्ली लार्वा या कैटरपिलर का निकलता है जो शहतूत की पत्ती खाकर वृद्धि करता है। ये रेशम ग्रंथि द्वारा एक पदार्थ का स्राव करते हैं। लार्वा गोल संरचना बनाता है जिसे कोकून या कर्मिकोष कहते हैं, जो बाद में प्यूपा में बदल जाता है। ये प्यूपा रेशम कीट बनाता है। ये जो प्यूपा है वही रेशम कीट बनता है। अतः कोकून अवस्था से ही रेशम प्राप्त किया जाता है। कौन सी अवस्था से रेशम प्राप्त किया जाता है? कोकून या कर्मिकोष अवस्था से। तो देश का 90% जो रेशम है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होता है। और सर्वाधिक रेशम उत्पादक जो राष्ट्र है वो आपका चीन है। आगे बात करते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों को अपन कितने प्रकार से बांट सकते हैं? तो पदार्थों को भौतिक संरचना के आधार पर ठोस, द्रव और गैस। कक्षा 6 में ये 3 ही दे रखे हैं, बाकी प्लाज्मा और एक होता है बोस आइंस्टीन कण। तो उनके बारे में अपन बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे। अभी अपन इन 3 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठोस की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, यानी फिक्स होते हैं दोनों। द्रव में आकृति तो अनिश्चित होती है, परंतु इसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। और गैस में आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। बात करते हैं प्लाज्मा की। तो संतृप्त गैसीय अवस्था होती है। ये कई बार पूछा गया है कि संतृप्त गैसीय अवस्था है प्लाज्मा। गर्म आयनित अवस्था है प्लाज्मा। सूर्य, तारों और टीवी ट्यूबलाइट, इनमें आपके प्लाज्मा होती है। परमाणु के बारे में है कि ये ग्रीक भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है जिसे तोड़ा न जा सके या जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके। परमाणु की जो खोज है वो की थी जॉन डाल्टन ने 1803 में की थी। आगे बात करते हैं कि परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। तो पदार्थ की मूलभूत इकाई है परमाणु। तो परमाणु आपके जो 3 कणों से मिलकर बना होता है, यानी परमाणु की संरचना 3 कणों से होती है। 3 कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन होता है आपका उदासीन। नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन आपके बाहर चक्कर लगाते हैं। आगे बात करते हैं अणु। 2 या अधिक परमाणुओं से मिलकर बना कण क्या कहलाता है? आपका अणु कहलाता है। आगे बात करते हैं तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है तो उसको तत्व कहते हैं। जैसे शुद्ध जितने भी जो 118 तत्व हैं उनकी बात तत्वों के अंदर आ जाते हैं वो। आगे बात करते हैं यौगिक। तो यौगिक देखिए, पहले अपन देख लेते हैं कि शक्कर एक पदार्थ या यौगिक है, परंतु जो बालू मिट्टी है वह आपका मिश्रण है। आगे बात करते हैं कि 2 या अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर निर्माण करते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे शक्कर, कांच, चूना, नमक, खाने का सोडा, आपका साबुन, सर्फ, प्लास्टिक, ये आपके यौगिक हो गए। मिश्रण में बात करते हैं 2 या अधिक तत्व यौगिकों को अनिश्चित अनुपात में। ये मिश्रण में क्या होता है? अनिश्चित अनुपात होता है। तो अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण, और निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो आपका यौगिक हो जाएगा। जैसे शरबत, हवा, रेत, वायु, कांच, पत्थर, पीतल, बालूरेत, दूध, आइसक्रीम, समुद्री जल, ये मिश्रण हो गया। भौतिक परिवर्तन होता है उत्क्रमणीय, यानी कि ये दोनों दिशाओं में चलता है, यानी कि अस्थायी होता है। तो इसके उदाहरण है मोम का पिघलना, बल्ब का जलना, बर्फ का पिघलना हो गया, मोम का पिघलना हो गया, वाष्पीकरण हो गया, हिमांक संघनन, ब्लेड का गर्म करना हो गया। रासायनिक परिवर्तन ये स्थायी होते हैं, एक ही दिशा में चल के खत्म हो जाते हैं। आगे बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण की। तो दही बनना, कागज जलना, आलू काटना, उसका जो नीला बैंगनी रंग हो जाता है आलू काटने पर, मोमबत्ती का जलना, किण्वन, पाचन, श्वसन, संक्षारण, सेब का लाल भूरा होना, मेहंदी का रचना, जितनी भी आपकी अभिक्रियाएं होती है वो सारी की सारी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। आगे बात करते हैं सत्येंद्रनाथ बोस की। सत्येंद्रनाथ बोस को भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म 1/1/1894 को कलकत्ता में हुआ था। सांख्यिकी यांत्रिकी की प्रेरणता कहलाते हैं ये। और मेघनाथ साहा स्मारक का इन्होंने निर्माण करवाया था राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के द्वारा। पद्म विभूषण इनको 1954 में मिला था। भारतीय आइंस्टीन कहलाते हैं ये। तो ये भी काफ़ी अच्छी जानकारी है इनके बारे में। आगे बात करते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है विषाणु या वायरस। बहुत से एग्जाम में ऐसा का ऐसा पूछा गया है।
जगदीश चंद्र बोस, जिनका जन्म हुआ था 30/11/1885 को ररौली गांव में। 1920 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए थे ये जगदीश चंद्र बोस। पौधों की धीमी वृद्धि को मापने के लिए इन्होंने एक यंत्र बनाया था जिसको अपन केस्कोग्राफ कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है। सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न करने वाला यंत्र तथा मार्कोनी वायरलेस रिसीवर इसमें लगा हुआ रहता है। मतलब लगा हुआ क्या रहता है, इन्होंने सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न करने वाला एक यंत्र भी बनाया था और मार्कोनी का वायरलेस रिसीवर भी इन्होंने बनाया था। बाकी केस्कोग्राफ के बारे में तो बहुत पूछा जाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क की पतली परत या झिल्ली में से कोष्ठ के रूप में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। आगे बात करते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं अमीबा और पैरामीशियम। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है तथा इस केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जीवों को दो प्रकार से बांट सकते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब देखिए, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं होती है तो उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। याद कैसे रखेंगे, प्रो नो, यानी कि प्रो में नहीं होती है, प्रो नो, और यू यस, यू में होती है, यानी यूकैरियोट्स में केंद्र के चारों ओर झिल्ली होती है। आगे बात करते हैं। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा किएलिसेप्टिकम। ये एक परजीवी जीवाणु है जिसकी कोशिका सबसे छोटी है, 0.0001 mm की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है जिसकी ये होता है उसका आयतन क्षेत्रफल 170 × 130 mm का। कुछ कोशिकाएं अनिश्चित आकार की होती है जैसे माइकोप्लाज्मा और अमीबा, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। कुछ गोल और चपटी होती है जैसे रक्त की कणिकाएं। कुछ लंबी और तर्करूपी होती है, नुकीले सिरे युक्त जैसे पेशी कोशिका। कुछ लंबी और साकित होती है जैसे तंत्रिका कोशिका। कोशिका के आकार का संबंध कोशिका के कार्य से होता है। मनुष्य और चूहे की तंत्रिका कोशिकाएं लंबी और साकित होती है, यानी मनुष्य और चूहे की लंबी और साकित होती है। प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। आगे बात करते हैं। कोशिका, सबसे पहले कोशिका बनती है, फिर उत्तक बनता है, फिर अंग बनता है, फिर तंत्र बनता है, फिर शरीर बनता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले कोशिका, उत्तक, अंग, फिर तंत्र और शरीर। आपके 2-3 चैप्टर तो इसमें हो गए होंगे और बाकी के चैप्टर भी, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप इसको सपोर्ट देते हैं तो पूरे के पूरे, ये देखिए 16 पेज हैं, ये हैं 16 पेज। इसमें से 7 पेज मैंने करा दिए हैं इस वीडियो में। मैं आपको पूरे के पूरे 16 पेज कराऊंगा तो आपकी कक्षा 6 कंप्लीट है। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके विज्ञान से तो नहीं जाएगा, कक्षा 6 की किताब से। तो इसी तरह से 7, 8, 9, 10 की भी हम आपको NCERT और RBSC की किताबें कराएंगे। अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं, इसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और चैनल को, हमारे को ईजी एजुकेशन को सब्सक्राइब करते हैं तो धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, और आपका जो भी राज्य है